हेलो दोस्तों। कई बार हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का चैप्टर पढ़ते हैं और सिल्क ट्रेड रूट जो एंशियंट सिल्क ट्रेड रूट था उसका जिक्र हम कई बार बुक्स में पढ़ते हैं लेकिन सही से समझ नहीं पाते कि व्हाट वाज द एक्चुअली सिल्क ट्रेड रूट एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या है और व्हाई यूरोपियंस केम टू इंडिया विथ अनदर सी रूट जो केप ऑफ गुड होप से टर्न करती है इंडिया की तरफ, और क्यों ज़रूरत पड़ी उस ट्रेड रूट की। और बहुत बार हम यह भी सुनते हैं कि जो भारत की जो डिस्कवरी हुई है, इंडिया की डिस्कवरी हुई है, उसने वो यूरोपियंस ने किया, बट ऐसा नहीं है। उसने एक रूट को डिस्कवर किया। वास्को डी गामा जो थे उन्होंने एक रूट को डिस्कवर किया, ना कि पूरे भारत को। यूरोप और भारत पहले से भी बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे, बट इधर के रूट के साथ ट्रेड करते थे, जो आप यहाँ देख सकते हैं अभी। ये जो रूट है इधर, जो आप रेड लाइन को देख रहे हैं ऊपर से, उस रूट के साथ पहले ट्रेड होता था, बट कुछ सरकमस्टांसेस की वजह से उसको बंद करना पड़ा यूरोपियंस को, और उन्होंने एक नया ट्रेड रूट ढूंढा जो केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका की सबसे साउदर्न पॉइंट है, वहाँ से टर्न करके इंडिया को आती है। वो मैं नीचे दिखाऊंगा कहाँ है केप ऑफ गुड होप। बट दिस वाज द रियल सिल्क ट्रेड रूट, जो एक तो यहाँ रेड सी से होते हुए मेडिटेरेनियन से यूरोप की तरफ जाती है, और इटली में वेनिस, जिनेवा और रोम में जो बिजनेस होता है उधर से जो ट्रेड होता था, तो वो जो वाटर के थ्रू, सी के थ्रू जो रूट है, एक ये रूट है, और दूसरा लैंड रूट जो ऊपर से रेड वाले लाइन से जो मार्क किया हुआ है वो ऊपर का ट्रेड रूट है। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये जो रोमन अम्पायर यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज़ द रोमन अम्पायर, और इस रोमन अम्पायर का जो एक्सपेंशन है आप यूरोप में देख सकते हैं। इस रोमन अम्पायर का हुआ ये कि 7th सेंचुरी में, इन द 7th सेंचुरी रोमन अम्पायर डिक्लाइन किया। 7th सेंचुरी में रोमन अम्पायर डिक्लाइन हुआ, और इस रोमन अम्पायर पर अरब्स का डोमिनेशन हुआ, और अरब्स ने इजिप्ट और पर्सिया पे अपना कंट्रोल किया, जिस वजह से इंडिया और यूरोप के बीच का जो डायरेक्ट कांटेक्ट था वो भी डिक्लाइन किया। इसलिए क्योंकि यूरोपियंस जो थे वो क्रिश्चियन थे, और अरब्स जो थे वो इस्लामिक लोग थे, और शुरू से ही इन दोनों में फाइट और राइवलरी होते रहती थी। वो अपना डोमिनेशन एग्जिस्ट करना चाहते थे, क्रिश्चियन अपना डोमिनेशन चाहता था, इस्लाम अपना डोमिनेशन चाहती थी। तो इसी वजह से 7th सेंचुरी में जब रोमन अम्पायर डिक्लाइन हुआ और अरब्स का इजिप्ट और पर्सिया पे अपना पर डोमिनेशन हो गया, तो ये जो ट्रेड रूट था इस पर थोड़ा सा अफेक्ट हुआ, क्योंकि अब क्रिश्चियंस जो यूरोप में थे उनको जब यहाँ से इन मीडियरीज के बीच से जब ट्रेड करना होता था तो उनको कुछ ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब यूरोपियंस वहाँ से इंडिया आएंगे, बहुत सारे चीज़ों का बिजनेस करने आते थे, जैसे कि स्पाइसेस का बिजनेस, कैलिकोस वाइट क्लोथ होता है, सिल्क का, वेरियस प्रीशियस स्टोन्स का बिजनेस। तो इन सब के बिजनेस पर बहुत इफेक्ट पड़ा इस वजह से, क्योंकि क्रिश्चियन जो थे यूरोप में वो जब इंडिया से के प्रीशियस स्टोन्स और बहुत सारे कमोडिटीज़ का जो इनका जो ट्रेड होता था उस पर इफेक्ट पड़ा, क्योंकि जो बीच में जो अरब्स आ गए रोमन अम्पायर का डिक्लाइन होने की वजह से, तो उन्होंने बीच के जो इस्लामिक रूलर्स हैं उन्होंने एक रेवेन्यू डिमांड करने लगे। वो ज़्यादा कॉस्ट करके, इंटरमीडिएट्स अगर बहुत बढ़ जाता है तो ट्रेड पर तो अफेक्ट पड़ता ही है, तो उनको जो कमोडिटीज़ था वो महंगा पड़ने लगा। अगर आप देखें तो अरब्स का यही इजिप्ट और पर्सिया, इसको ऐसे देख सकते हैं आप, यहाँ आपका इजिप्ट और पर्सिया है, यहाँ इजिप्ट और पर्सिया का न्यू नेम ईरान है, दिस इज़ ईरान।
तो इधर से जो इजिप्ट था, इजिप्ट सी रूट का सोर्स था, यहाँ से सी रूट था मेडिटेरेनियन होते हुए उधर यहाँ वेनिस और जेनोवा तक जाना, इटली तक जाना, और ईरान पर्सिया के थ्रू लैंड रूट था। तो अरब्स के डोमिनेशन के बाद इस पर अफेक्ट बहुत पड़ा। आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है वो सी रूट को शो करती है, रेड वाले जो मार्क है वो लैंड रूट को दर्शाती है। तो इसी वजह से बहुत सारे अफेक्ट हुए ट्रेड पर। तो ये तो 7th सेंचुरी की बात थी। एंड अगेन इन 1453 1453 में भी कॉन्स्टेंटिनोपल जो था, टर्की में जो कॉन्स्टेंटिनोपल, जो प्रेजेंट इस्तानबुल, जहाँ बोस्पोरस रिवर है जिसके ऊपर ब्लैक सी और नीचे सी ऑफ मरमरा है, आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ दिस इज बोस्पोरस रिवर, दिस इज टर्की, इसके वेस्ट में बुल्गारिया, रोमानिया, इसके ऊपर ब्लैक सी, नीचे सी ऑफ मरमरा, प्रेजेंट नेम इस्तानबुल, एंशिएंट नेम कॉन्स्टेंटिनोपल। ये ऑटोमन तुर्क के कंट्रोल में आ गया। और जब यह ऑटोमन तुर्क के कंट्रोल में आया तो जो भी थोड़ा बहुत संभावनाएं थी वह भी खत्म हो गई। और अंततः यह हुआ कि जो रेड सी था, रेड सी ट्रेड रूट वाज ए स्टेट मोनोपोली फ्रॉम विच इस्लामिक रूलर्स अर्न ट्रेमेंडस रेवेन्यूज़। तो रेड सी से जो ट्रेड रूट था उससे इस्लामिक रूलर्स रेवेन्यूज़ डिमांड करते थे। अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर 10 रुपीज़ है तो उस पर 10 टाइम्स टैक्स इम्पोज करते थे और उसका कॉस्ट हो जाता था 100 रुपीज़। अब आप सोच सकते हैं कि कोई चीज़ की जो कॉस्ट अगर पहले यूरोप में 10 रुपये थी, अब वो 100 रुपये होंगी, तो क्या इफ़ेक्ट होगा ट्रेड पर। रेड सी को कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। रेड सी को अगर हम थोड़ा ध्यान से देख ले तो रेड सी गल्फ ऑफ एडन से शुरू होकर सुएज कैनाल तक, सुएज कैनाल से होते हुए इधर मेडिटेरेनियन में निकलती है, जिसके बॉर्डर्स है इजिप्ट, वेस्ट में इजिप्ट, सूडान, इरिटेरिया, सोमालिया, और सॉरी वेस्ट का जो बॉर्डर है वह इजिप्ट, सूडान, नीचे साउथ में सोमालिया और इरिटेरिया, और ईस्ट में यमन, जॉर्डन। तो इन सब तरह ये जो मैप है इसको देखना जरूरी है। एंड अल्टीमेटली द लैंड रूट वेर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई अरब्स, सो यूरोपियन वेर कीन टू फाइंड डायरेक्ट सी रूट। तो लैंड रूट भी अरब कंट्रोल करते थे। इजिप्ट और पर्सिया भी अरब्स के कंट्रोल में था। यहाँ इजिप्ट और पर्सिया भी अरब्स के कंट्रोल में था। कॉन्स्टेंटिनोपल ऑटोमन तुर्क के कंट्रोल में चला गया। और अल्टीमेटली जो पूरा ये जो एरिया था, इजिप्ट, पर्सिया, ऑटोमन तुर्क, टर्की के आसपास का जो एरिया था, जो प्रेजेंट है इस्तानबुल, एंशिएंट नेम कॉन्स्टेंटिनोपल, ये पूरा कंट्रोल हो गया अरब्स के, ऑटोमन तुर्क के। और बहुत सारे इंटरमीडियरीज की वजह से यहाँ से ट्रेड करना इतना हार्मफुल हुआ यूरोपियंस के लिए कि उन्होंने पूरा मन बना लिया, उनके अंदर एक ऑब्सेशन हो गया कि अब एक नया ट्रेड रूट ढूंढना है। अब एक नया ट्रेड रूट ढूंढने का यूरोप में ऑब्सेशन हुआ। 15th सेंचुरी का जो यह यूरोप था उसमें स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस की भावना बढ़ने लगी। रेनेसेंस मीन्स रिवर्थ, मीन्स ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन मेडिएवल टू मॉडर्न। और इस रेनेसेंस की वजह से, इस रेनेसा की वजह से यूरोप ने बहुत सारे अलग अलग तरह के एडवांसमेंट किए, जैसे कि शिप बिल्डिंग में, नेविगेशन में। और इसके वजह से पूरा यूरोप में एक ईगरनेस की भावना थी कि जिससे कि वो एडवेंचरस सी वॉयजेस करे, यात्राएं करे दूर दूर तक। और वो चाहते थे कि भारत तक पहुँचे, ईस्ट के अननोन कॉर्नर तक वो आना चाहते थे शिप, मतलब आई मीन नेविगेशन से, और उनका शिप बिल्डिंग में जो उनकी एडवांसमेंट हुई थी उससे। वहाँ का एक
पोर्तुगल का एक प्रिंस था, क्योंकि फर्स्ट टाइम पोर्तुगीज़ आए थे, तो पोर्तुगल का एक प्रिंस, क्योंकि फर्स्ट टाइम पोर्तुगीज़ आए तो पोर्तुगीज़ में कैसे कैसे लोग थे जिन्होंने कोशिश किया यहाँ तक आने की, भारत तक पहुँचने की नया रूट के साथ, क्योंकि ऊपर तो ट्रेड मोनोपोली था। जो इंटरमीडियरीज थे, अरब्स थे, इस्लामिक रूलर्स थे, वो रेवेन्यू डिमांड करते थे हाईली। सो प्रिंस हेनरी जो पोर्तुगल के थे, उनका नाम नेविगेटर, उनका निकनेम नेविगेटर था, और उनके अंदर एक ऑब्सेशन था कि एक ओशियन रूट को फाइंड किया जाए, अनदर ओशियन रूट को नीचे से होते। उनको पता था कि अफ्रीका से घूमकर हम भारत पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें उतनी एडवांसमेंट थी नहीं, तो इसलिए थोड़ी सी झिझक थी उन लोगों में। लेकिन हुआ, पोप निकोलस 5 ने एक बुल दिया 1454 में हेनरी को, और उन्हें एक अधिकार दिया कि वह नेविगेट कर सकते हैं डिस्टेंट सोर्स ऑफ द ओरिएंट। ओरिएंट मीन्स ईस्ट, डिस्टेंट मतलब दूर ईस्ट तक वह नेविगेट कर सकते हैं। 1487 में यह पोर्तुगीज़ के एक नेविगेटर थे बार्थोलोम्यू दियास, उन्होंने फर्स्ट टाइम केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक आकर के वापस लौट गए। हालांकि हो सकता है क्योंकि मानसून जो आता है भारत में इंडियन ओशियन से, तो उसमें अगर किसी को मानसून क्लाइमेट की नॉलेज नहीं है, वेदर की नॉलेज नहीं है, तो वो भारत नहीं पहुंच सकता है शिप से, बहुत डेंजरस हो सकता है। लेकिन उसी के कुछ महीनों बाद, कुछ सालों, उसी के एक साल बाद 1497 में एक एक्सपेडिशन, पोर्तुगीज़ का ही एक एक्सपेडिशन, एक शिप 1497 में वहाँ से चलता है, 1498 में भारत पहुँच जाता है। दैट वाज वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप को आप देखिए, यही है केप ऑफ गुड होप। अफ्रीका, पूरा अफ्रीका है, और यहाँ यूरोप से ऐसे चल करके, ऐसे लाइक दिस, यहाँ यूरोप से इस तरह से चल करके, और यहाँ केप ऑफ गुड होप, और केप ऑफ गुड होप से ऐसे इधर भारत। तो इस तरह से यह वजह था, यह रीज़न था जिसकी वजह से यूरोपियंस ने एक नया रूट ढूंढा, वास्को डी गामा ने एक नया रूट ढूंढा, ना कि पूरा देश ढूंढा। यह मिथ था हमारे अंदर कि छोटे किताबों में हम पढ़ते हैं कि भारत को किसने खोजा, तो वास्को डी गामा ने खोजा। एक्चुअली नहीं, वास्को डी गामा ने भारत को नहीं ढूंढा था। भारत तो ऑलरेडी उनसे रिलेशन रखता था, भारत में ऑलरेडी पहले भी बिजनेस होता था, इन रूट के साथ बिजनेस होता था, ये वाले रूट के साथ, ये सी रूट और ये लैंड रूट से पहले भी भारत में बिजनेस होता था। 7th सेंचुरी से भी पहले से भारत में बिजनेस होता था, ट्रेड होता था। बट इंटरमीडियरीज़ की वजह से, हाईली डिमांड किए जाने वाले रेवेन्यूज़ की वजह से यूरोपियंस को एक नया रूट ढूंढना पड़ा। और फिर मैं आगे बताऊंगा कि जब वास्को डी गामा यहाँ आते हैं और यहाँ से बहुत सारे कमोडिटीज़, कार्गोज जब यहाँ से ले जाते हैं, तो उनको 20 टाइम्स प्रॉफिट होता है, क्योंकि अब उनको बीच में टैक्स नहीं देना पड़ता है। सो हो सकता है आपको इस मैप के थ्रू इस चीज़ को समझ में आया होगा कि पहले क्या जो एंशिएंट सिल्क ट्रेड रूट था वह क्यों डिक्लाइन हुआ, और क्यों यूरोपियंस ने एक नए ट्रेड रूट को ढूंढा। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और यह और किसी के काम आ सके और अच्छा हो, तो इसको ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैंने मैप के थ्रू इसको बताने की कोशिश किया है, और इसमें बहुत मेहनत लगता है। आपको अगर मैप ढूंढना पड़े तो बहुत समस्या होगी। थैंक यू।